नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अगर कोई सेल डीड यानी विक्रय पत्र रजिस्टर्ड न हो तो वह ज़मीन पुराने मालिक की हो जाएगी। दोस्तों सावधान रहें, ज़मीन के सेल डीड को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है। आइए दोस्तों, अपने इसी प्रश्न के उत्तर को हम प्रोविज़न और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से इसका उत्तर खोजते हैं। उत्तर खोजने के पहले दोस्तों हम सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स को समझें। पहला बेसिक्स है दोस्तों, विक्रय क्या है। दोस्तों, आप अपने संपत्ति को किसी पैसे के बदले में, किसी कंसिडरेशन के बदले में दूसरे को देते हैं, इसे हम विक्रय कहते हैं दोस्तों। और इस विक्रय के लिए जो दस्तावेज बनता है उसे हम विक्रय पत्र कहते हैं दोस्तों। लेकिन जहां विक्रय ज़मीन से संबंधित हो, स्थावर संपत्ति से संबंधित हो, वैसे विक्रय दस्तावेज का रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, अन्यथा वह रजिस्ट्री कैंसिल मानी जाएगी और उसके आधार पर खरीदार उस ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। दोस्तों, किसी भी ज़मीन को खरीदने के पहले उससे बातचीत होती है, ज़मीन के मालिक से बातचीत होती है और एक सेल एग्रीमेंट बनता है दोस्तों। सेल एग्रीमेंट को भी रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। इस सेल एग्रीमेंट को आप साधारण भाषा में बैबयाना कहते हैं दोस्तों। अगर बैबयाना पत्र नहीं बनाया गया और रजिस्ट्री सीधे करा ली गई, वैसी परिस्थिति में भी रजिस्ट्री को संदेहास्पद मानी जाती है। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का धारा 17 कहता है सेल डीड या एग्रीमेंट फॉर सेल, यह दोनों को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। अगर इस दोनों को रजिस्टर्ड नहीं कराए तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के धारा 49 के अनुसार यह दोनों अवैध माने जाएंगे। जब आप एग्रीमेंट फॉर सेल कराते हैं यानी बैबयाना बनवा लेते हैं किसी के भी ज़मीन का, वैसी परिस्थिति में अगर वह रजिस्टर्ड है तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 53(a) के अनुसार आप न्यायालय में जाकर के उस सेल एग्रीमेंट के माध्यम से ज़मीन के मालिक को इन्फोर्स कर सकते हैं, दबाव डलवा सकते हैं कि वह ज़मीन को सिर्फ आप ही को बेचे, किसी दूसरे को न बेचे। अगर वह सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड न हुआ तो न्यायालय में उसका कोई भी एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। वैसी परिस्थिति में न्यायालय आपके पक्ष में फैसला नहीं देगा और आप उस सेल एग्रीमेंट के आधार पर ज़मीन के मालिक को इन्फोर्स यानी दबाव नहीं डलवा सकते कि तुम चल के ज़मीन बेच दो। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और समझना जरूरी है, एडवर्स पोजेसन। क्योंकि जो आदमी ज़मीन खरीद लेता है वह उस पर कब्जे में रहता है, लेकिन अगर सेल डीड यानी ये विक्रय पत्र है वो रजिस्टर्ड न है, फिर भी वो आदमी अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर ज़मीन खरीद के 50 साल तक कब्जा में है, फिर भी अगर ओरिजिनल ज़मीन का मालिक अगर न्यायालय में गया तो उस व्यक्ति को ज़मीन छोड़ देना होगा। तो एडवर्स पोजेसन समझने के लिए हमें दो चीज़ों को देखनी होगी दोस्तों। सेक्शन 27 इंडियन लिमिटेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत में कहा गया है कि वह कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे की संपत्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक निश्चित अवधि तक कब्जे में रखता है और ज़मीन का मूल मालिक उसके विरुद्ध में कोई एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं करता है न्यायालय में, ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस कब्जाधारी को जो मालिक की इच्छा के विरुद्ध उसके ज़मीन पर कब्जा किया था, उस ज़मीन का मालिक माना जाएगा। सेक्शन 27 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर में कहा गया है कि एक निश्चित अवधि तक, तो वो निश्चित अवधि क्या है दोस्तों, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है दोस्तों आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट में। आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार दोस्तों, किसी भी संपत्ति को अगर आप 12 साल तक कब्जा किए रहते हैं उस मालिक की इच्छा के विरुद्ध, तब उस संपत्ति पर आपका मालिकाना हक बन जाता है। अब आइए दोस्तों, इसे हम एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का नाम है दोस्तों नरसंभा बनाम ए कृष्णप्पा थ्रो इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी ए कृष्णप्पा की डेथ हो गई थी, उसके वैधिक वारिसान उसके जगह पर उस केस में प्रतिनिधि के तौर पर शामिल थे। इस केस का फैसला हुआ दोस्तों 26 अगस्त 2020 को। इस केस का साइटेशन नंबर है दोस्तों 2710 अब 2010। सबसे पहले अब इस केस के हम फैक्ट को समझते हैं। इस केस को करने वाला जो वादी था वह ज़मीन का मूल मालिक था और प्रतिवादी जो था वह ज़मीन पर कब्जा कर रखा था अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर। वादी ने टाइटल सूट का एक केस फाइल किया सिविल कोर्ट में और उसने कहा कि मेरे ज़मीन पर प्रतिवादी ने बहुत दिनों से अवैध कब्जा बना कर रखा है, इस ज़मीन पर कब्जा हमें वापस दिलाया जाए। इसी केस में प्रतिवादी का कहना था कि वादी की पत्नी ने 1976 में इस ज़मीन को हमें विक्रय पत्र के माध्यम से बेच दी। चूँकि उस समय रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने उस विक्रय पत्र का रजिस्ट्री नहीं करवाया और मैं 1976 से ही लगातार इस ज़मीन पर कब्जे में हूँ 2010 तक। ऐसी परिस्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर और एडवर्स पोजीशन के आधार पर, चूँकि 76 से 2010 तक उसका निर्विवाद कब्जा था, सेल डीड के आधार पर जो वादी की पत्नी ने उसे बेचा लेकिन वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं था, और एडवर्स पोजीशन के आधार पर एक लंबे समय तक कब्जे के आधार पर प्रतिवादी ने कहा कि इस ज़मीन का टाइटल मेरे पक्षों में घोषित किया जाए। चूँकि एडवर्स पोजीशन भी हमारा है
और इस ज़मीन पर मालिकाना हक भी हमारा है, चूँकि वादी की पत्नी ने इस ज़मीन को 1976 में हमसे बेचा, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। तब मामला गया दोस्तों सिविल कोर्ट के पास। सिविल कोर्ट ने प्लेंट को डिसमिस कर दिया, यानी वादी के प्ली को ख़त्म कर दिया और कहा कि नहीं, प्रतिवादी एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जे में है और अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर उस ज़मीन का मालिक भी है। तब वादी पुनः उस केस को हाई कोर्ट में अपील किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के सिद्धांत को मानने के लिए 5 बिंदुओं को समझाया। पहला है हॉस्टाइल एनिमस, यानी मालिक के इच्छा के विरुद्ध, जमीन मालिक के इच्छा के विरुद्ध अगर आप जमीन पर कब्जे में हैं, मालिक की जानकारी में अगर कब्जे में हैं और मालिक ने 12 साल तक कोई केस नहीं किया, ऐसी परिस्थिति में आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस ज़मीन के मालिक बन सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि मालिक की जानकारी में, मालिक के इच्छा के विरुद्ध आप उस ज़मीन पर कब्जे में हो। पहला हॉस्टाइल एनिमस। दूसरा है एक्चुअल पोजीशन, आप उस ज़मीन पर भौतिक रूप से कब्जे में हो, यानी सक्रिय रूप से कोई न कोई कार्य कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आज आप कार्य करें और कुछ दिन छोड़ दें या फिर उसके बाद जाकर कोई कार्य करें, नहीं, वो कार्य एक्चुअल होना चाहिए, भौतिक कार्य होना चाहिए। वहाँ जाकर आप हल जोतें, वहाँ जाकर पानी पटवन करें, उसमें फसल उगाएं और फसल काट करके घर लाएं। तीसरा है एक्सक्लूसिव पोजीशन, 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर आप कब्जा किसी के ज़मीन पर नहीं कर सकते, अगर किए तो वो अवैध माना जाएगा। कब्जा वहाँ एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब है एक व्यक्ति का निरपेक्ष कब्जा, यानी एक व्यक्ति बलपूर्वक अपने आप का कब्जा उस ज़मीन पर कर लिया मालिक की इच्छा के विरुद्ध। चौथा है दोस्तों ओपन एंड नोटोरियस पोजीशन। ओपन मतलब खुला, आपके कब्जा किए जाने के बारे में पूरे गांव और पंचायत को जानकारी होनी चाहिए। नोटोरियस पोजीशन का मतलब हुआ बलपूर्वक कब्जा कर लेना, यानी आपके कब्जे के बारे में पूरे पंचायत को, गाँव को, लोकेलिटी को यह जानकारी होनी चाहिए कि बलपूर्वक उन्होंने इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि 5वां है मैंडेटरी पीरियड। मैंडेटरी पीरियड का मतलब हुआ दोस्तों 12 साल, यानी 12 साल तक किसी भी मालिक की ज़मीन पर मालिक की इच्छा के विरुद्ध पूरे पंचायत के जानकारी में निश्चित रूप से एक व्यक्ति उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उसका व्यक्तिगत कब्जा उस ज़मीन पर 12 साल तक बरकरार रहा, वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस ज़मीन का मालिक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एडवर्स पोजीशन नहीं मालूम होता, क्योंकि नरसंभा वाले केस में 1976 में मालिक के इच्छा से ही, यानी वादी के इच्छा से ही उस ज़मीन पर प्रतिवादी को कब्जा मिला। ज़मीन मालिक के पत्नी ने उसे एक सेल डीड एग्जीक्यूट किया जो रजिस्टर्ड नहीं था। उसी अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर वह प्रतिवादी उस ज़मीन पर कब्जे में गया, यानी मालिक के इच्छा से ही उस ज़मीन पर प्रतिवादी का कब्जा उस ज़मीन पर रहा। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी माना कि इस ज़मीन पर प्रतिवादी का एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई हक नहीं बनता। तब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। प्रतिवादी जो था, रेस्पोंडेंट जो था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, वह सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सेल डीड अनरजिस्टर्ड था, उसका कोई वैल्यू कानून की निगाह में नहीं है। अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर प्रतिवादी जो है उस ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता। और दूसरा, एडवर्स पोजीशन के आधार पर भी प्रतिवादी उस ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता, पूर्व मालिक की अनुमति से ही उस ज़मीन पर उसका कब्जा था। दोस्तों, आप इस तरह से देख रहे होंगे कि उपरोक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट में यह बात क्लियर कर दी गई, एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। और एडवर्स पोजीशन का अगर 5 इंग्रेडिएंट पूरा नहीं होता तो एडवर्स पोजीशन का भी लाभ कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता। ऐसी परिस्थिति में वह सेल डीड जो रजिस्टर्ड था, उसके आधार पर खरीदार को ज़मीन नहीं मिला और यह ज़मीन पुराने मालिक को वापस कर दी गई। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो वह खरीदार की ज़मीन नहीं होगी, वरना वह ज़मीन पुराने मालिक की हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ।